तो अभी हम डॉक्टर सैलजा मैम हैं, उनकी लैब में हैं। सोशल साइंसेस पे अभी तक बात हुई है, जेएनयू में क्या होता है, किस कैसे कैसे चेंजेस हैं, क्या उनका आइडिया है स्टूडेंट्स का। अभी हम साइंस डिपार्टमेंट में हैं, सेंटर फॉर मोलिकुलर मेडिसिन। और डॉक्टर सैलजा यहाँ पे साइंटिस्ट हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मलेरिया कैसे ख़त्म हो देश से, उसके ऊपर। मैम, क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट है, क्या चैलेंजेस हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एंड इट्स अ रियल प्लेजर टू हैव यू एंड यू हैव एंड टू नो दैट यू हैव अ इंटरेस्ट। आपका जेएनयू में इंटरेस्ट है, जेएनयू के स्टूडेंटों को आप कवर करना चाहते हैं, इट्स सेल्फ इज़ अ गुड आइडिया। तो मलेरिया पे आने में ये स्पेशली आपको पता है कि मलेरिया स्टिल इज़ अ वेरी डेडली डिज़ीज़। और हमारे बच्चे स्पेशली जो ट्रॉपिकल एरियाज़ में हैं, जैसे ओडिशा हुआ और इवन सम प्लेसेस इन गुजरात, राजस्थान में और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट एरिया में अभी भी हमारे यहाँ पे काफ़ी मलेरिया की प्रॉब्लम है। और हम भी उसका क्या कारण है? जैसे आप बता रहे थे कि चाइना में ख़त्म हो गया, इतना बड़ा देश है, श्रीलंका ने ख़त्म कर दिया, तो हमारे इधर अभी भी क्यों? आपको ये भी पता है कि हमारा देश काफ़ी डाइवर्स है और मलेरिया सिर्फ ह्यूमन की वजह से नहीं होता है, इसका वेक्टर है जो कि मॉस्कीटो है। सो मॉस्कीटो का प्रेवलेंस जब तक हम ख़त्म ना करें तो जो स्वच्छ भारत अभियान भी इसमें हेल्प करेगा, क्योंकि हमारे पास जो आसपास हमारा गंदे पानी का जो जमावाड़ा है, अर्बन मलेरिया भी होता है, जहाँ पे गंदगी है वहाँ पे मॉस्कीटो है। मॉस्कीटो ही मलेरिया को स्प्रेड करता है। जैसे आपको मलेरिया है और मुझे तब होगा जब आपको मॉस्कीटो ने बाइट किया और वो मुझे बाइट करता है। सो स्प्रेड ऑफ मॉस्कीटो, दैट इज़ दी ट्रांसमिशन सीज़न। हम अक्सर देखते हैं कि जून जुलाई के बाद से अक्टूबर तक हमारे को मलेरिया का मैनिफेस्टेशन ज़्यादा रहता है, क्योंकि उस टाइम में मॉस्कीटो ज़्यादा है। तो मॉस्कीटो पे भी रिसर्च हो रहा है, जहाँ पे आप चाहते हैं कि मॉस्कीटो को ही आप इंसेक्टिसाइड से मार दें, तो जब वो मर जाएंगे तो ऑफ कोर्स मलेरिया का। लेकिन इट्सेल्फ मलेरिया को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप या तो वेक्टर रिसर्च करें, मॉस्कीटो को एलिमिनेट करें, या फिर आप दूसरी तरीके से ये कर सकते हैं कि वैक्सीन बना दें। तो मलेरिया का वैक्सीन आज तक नहीं है। आपने पोलियो का वैक्सीन देखा है, आपने चिकन पॉक्स का वैक्सीन देखा है, बट मलेरिया का वैक्सीन है नहीं, जबकि ये 100 साल से ये बीमारी हमारे साथ है। इसका क्या कारण है कि इसका वैक्सीन नहीं बन पाया? वैक्सीन के नहीं बनने का कारण भी साइंटिफिकली बहुत सारे हैं। जैसे मलेरिया जो पैरासाइट है वो बहुत क्लेवर है। वैक्सीन किसके अगेंस्ट बनता है? वैक्सीन एक प्रोटीन के अगेंस्ट बनता है कि कोई एक, जैसे कोविड का वैक्सीन है, स्पाइक प्रोटीन आपने सुना होगा, उसके अगेंस्ट हम एंटीबॉडी बना रहे हैं और हम दैट वी आर प्रपोजिंग एज अ वैक्सीन, राइट। मलेरिया के पास ऐसे भी प्रोटीन है जिसके अगेंस्ट आप वैक्सीन बना सकते हैं, लेकिन इट्स पैरासाइट बहुत क्लेवर है, वो एक टाइम में एक प्रोटीन को बाहर दिखाता है। और उसके पास एक वार जीन, 60 जीन्स की फैमिली है, वो हर बार चेंज करता रहता है। आप किसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएंगे? सो दैट इज़ इट इज़ बिकमिंग वेरी डिफ़िकल्ट। तो फिर आपको जो एलिमिनेशन प्रोग्राम है, इट कैन बी बोथ वेज। आप वैक्सीन एफिकेसियस नहीं होगी क्योंकि हर दिन पैरासाइट चेंज कर रहा है। आज इस प्रोटीन को आगे रख के वो ग्रो कर रहा है, दूसरे दिन दूसरे प्रोटीन को आगे कर रहा है, और आपका वैक्सीन तो एक ही प्रोटीन के अगेंस्ट है। सो इट विल नॉट बी दैट सस्टेन्ड सॉल्यूशन। तो इसीलिए हम लोग का ये कहना है कि एलिमिनेशन प्रोग्राम में वैक्सीन रिसर्च, ड्रग रिसर्च, एज वेल एज दी मॉस्कीटो रिसर्च, इन सबको, और सोशल अवेयरनेस। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप गवर्नमेंट ने बता दिया कि आप मॉस्कीटो बेड नेट यूज़ करें, लेकिन वो गांव-गांव तक कौन पहुंचाएगा? वो अवेयरनेस ही तो होना चाहिए। जैसे अभी हम अवेयर करा रहे हैं कि हाउ टू सैनिटाइज, हाउ टू यूज़ मास्क, तो मलेरिया एलिमिनेशन प्रोग्राम के लिए भी वो ज़रूर से चाहिए, अवेयरनेस कैंप चाहिए और सब। लेकिन साथ साथ रिसर्च भी चाहिए, क्योंकि जो ड्रग ऑलरेडी हैं वो ड्रग के लिए सारे मलेरिया पैरासाइट रेजिस्टेंट बन गए। तो जब वो रेजिस्टेंट हैं तो आपको नया चाहिए ताकि आप नए मेडिसिन से ट्रीट कर सकें। पर वो मेडिसिन भी एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि यू आर टॉकिंग अबाउट द पुअर कंट्री डिजीज़। सो देन यू नीड टू, एक है कि $1 वैक्सीन या $1 ड्रग से ही आपको ट्रीट करना होगा मलेरिया के एलिमिनेशन के लिए। दूसरी कंट्री क्यों कर पाए? दूसरी कंट्री के सक्सेस के लिए ये हो सकता है, श्रीलंका छोटा है,
हो सकता है उनका वो भी एक वो हो, और अवेयरनेस था, उन्होंने वेक्टर को अच्छा कंट्रोल कर पाए, और साथ के साथ सेम सिमिलर एग्जिस्टिंग ड्रग के साथ उन्होंने उस एलिमिनेशन प्रोग्राम को सक्सेसफुल होगा। हम भी बहुत ही ज़्यादा 2030 तक हम भी चाहते हैं हमारा भी एलिमिनेट हो जाए मलेरिया। सो हम भी बहुत होपफुल हैं, हमारे नेशनल प्रोग्राम्स भी ऐसे हैं जो हम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, डिपेंड्स कि एक के बाद एक उनसे कुछ सीख के अपना कुछ नया करके हम भी कर सकते हैं। तो ये तो अभी आप इस लैब में के थ्रू क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं रिसेंटली? जी, तो सबसे बहुत ही रिसेंट डेवलपमेंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट, कि हमने एक स्वीट कैंडी का डिस्कवरी किया है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब मलेरिया के जो ड्रग हैं वो बहुत बिटर होते हैं, शायद बचपन में आपको भी मलेरिया हुआ होगा, तो जो क्लोरोक्विन आप खाते हैं वो इट्स सो बिटर, खट्टी होती है, बहुत ही कड़वी होती है, आई शुड से कि कुछ ज़्यादा ही कड़वी होती है। तो एलिमिनेशन प्रोग्राम में आप हर गांव में जाके हर बच्चे को प्रोफाइलेक्टिक के लिए, मैंने पहले से रोकने के लिए वो दवाई देंगे, कोई नहीं खाएगा, क्योंकि जब वो सफ़र करेगा तब वो मेडिसिन खाएगा। लेकिन मेरी लैब का जो अभी एक रिसर्च है, ये हमने एक शुगर अल्कोहल होता है जो 4 कार्बन शुगर है, वो डबल द स्वीट ऑफ द नॉर्मल सुक्रोज है, मतलब उसका मिठास डबल है, और वो बिकॉज इट्स अ कंपाउंड, और वो कंपाउंड इवन जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जो मीठा नहीं खा सकते उनके लिए यूज़ होता है। तो वो ऑलरेडी उसको खाते हैं, तो ये सेफ़ है। और साथ के साथ हम लोग ने जब टेस्ट किया उस कंपाउंड को लेके, हमने मलेरिया पैरासाइट जो हम लैब में ग्रो करते हैं, ह्यूमन मलेरिया पैरासाइट, उसमें टेस्ट किया, तो वो इट वाज किलिंग द पैरासाइट। फिर हमने फर्दर चूहों को भी मलेरिया होता है, उनके लिए चूहों का मलेरिया पैरासाइट होता है, उस पे हमने जब टेस्ट किया तो वो चूहों के भी पैरासाइट को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। और फिर हमने, क्योंकि मलेरिया जब आपको इन्फेक्शन होता है तो ब्रेन में भी चला जाता है, तो उसको हम कहते हैं सेरिब्रल मलेरिया, तो इवन सेरिब्रल मलेरिया भी ख़त्म हो गया। सो बेसिकली आई जस्ट वांट टू बी सेइंग इन दिस मैटर कि आप कभी किसी को चॉकलेट देते हैं तो क्या आप अप्रूवल लेते हैं? इसका मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये जो हमारी डिस्कवरी है, ये रियल फील्ड की डिस्कवरी है। आई जस्ट वॉन्ट टू प्लीड एंड रिक्वेस्ट कि ये जो कैंडी बनाकर, जो कि सेफ़ है, जो बच्चों के लिए भी सेफ़ है इफेक्टिव भी है और उतनी ही इफ़ेक्टिव भी है, फील्ड में हम दे दें, और सिर्फ पहले हम ये देखें कि क्या हम इसी से मलेरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं दूसरी बात इसमें और ऐड करना चाहूँगी कि एक और स्टडी है जो कि दूसरी कंट्री ने किया है। उन्होंने देखा कि ये जो कैंडी है, ये कैंडी आपके डेंटल प्लेक्स भी नहीं बनाती। अच्छा। तो आप बच्चों को हमेशा बच्चों से आप कैंडी दूर रखते हैं। मेरा भी बेटा था, बचपन में वो मांगता था टॉफ़ी, तो हमेशा चिंता है कि कहीं उसके कैविटी ना हो जाए, डेंटल कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन ये तो अपोजिट है, आप कैंडी भी दे रहे हैं, आपका कोई डेंटल नहीं है, बल्कि इट विल प्रोटेक्ट द डेंटल कैरीज एंड कैविटी उससे। ये मेरी स्टडी नहीं है, ये एक और स्टडी है। सो आई एम एडिंग ऑन टॉप ऑफ इट। बच्चे वैसे ही पसंद करते हैं, बट ये ऐसा नहीं है कि बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए है, ये सभी के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होगा, बड़ों के लिए भी। बट बिकॉज हमारा कंसर्न बच्चे का इसलिए है क्योंकि जो मलेरिया से डेथ होती है वो बच्चों की होती है। सो हम चाहते हैं कि ये मेरा एक बहुत ही, मतलब मैं शायद बहुत बड़े बड़े पेपर पब्लिश कर चुकी हूँ, PNS में है मेरे पेपर, नेचर कम्युनिकेशन में है, एंड आई एम रियली द वन हु पब्लिशेस अ लॉट बिकॉज ऑफ माई स्टूडेंट एंड मोटिवेशन। लेकिन ये डिस्कवरी मेरी सबसे अच्छी डिस्कवरी मैं मानूंगी, क्योंकि ये फील्ड पे जाएगा। और बाकी तो ये है कि अब मुझे नहीं पता, आई एम ट्राइंग, आई talk to the higher authorities कि how it can go, but I am pretty much sure कि by this way if we'll just even drop the infection level, आपको थोड़ा इन्फेक्शन होना अच्छा है, क्योंकि वो आपको इम्यून प्रोटेक्शन देगा। मतलब आप पूरी तरह से ना ख़त्म करें, फिर देन सेकेंड साइकिल में आई एम प्रोटेक्टेड। अब फिर से मॉस्किटो बाइट होगा तो nobody can मीनिंग आई कैन नॉट बी इन्फेक्टेड मच। तो इस तरीके से है। और बेसिकली मेरा जो एम है यहाँ पे JNU में आने के बाद, जो मुझे लगता है कि बच्चों में बहुत पोटेंशियल है, जो स्टूडेंट्स हैं दे आर रियली वेरी मोटिवेटेड एंड डेडिकेटेड,
और उनके साथ मिलके जो हम कर सकते हैं, शायद हम मैं किसी और इंस्टीट्यूट में होती तो उतना कुछ कर नहीं पाती। तो जो लैब फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी अच्छी हैं यहाँ पे। हाँ, सो लैब फैसिलिटी के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए हमारे पास एडवांस इंस्ट्रूमेंट रिसर्च फैसिलिटी है, पहले मैं वहाँ की डायरेक्टर भी थी। सो दैट इज़ लाइक 25-30 सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर, जो सभी के लिए, पूरी ऑल ओवर कंट्री के लिए भी है और हमारे लिए भी है। जेएनयू के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो उसके लिए बेनिफिट हो जाते हैं क्योंकि इट इज़ जस्ट नियर बाई। देन वी आर ऑल्सो सराउंडेड बाई द good institute like NII and ICGB. I've worked in ICGB earlier. तो हम उनके साथ भी कोलैबोरेट करके कर सकते हैं। एवरीवेयर इफ विल जस्ट डिमांड कि हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, बड़ी बड़ी डिस्कवरी कई बार आपके ब्रेन से होती है, जहाँ पे आपका ज़ील है, तो इतना उसके लिए ब्रैग करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरी नज़रों में। आई हैव ऑल्सो वर्कड एट ICGB. आई वॉज इन इंस्टीट्यूट पास्टर वेयर द फैसिलिटी वॉज टू गुड, बट हो सकता है मेरा तो यहीं पे अच्छा काम हुआ ना, क्योंकि जो शायद मेरे स्टूडेंट्स का डेडिकेशन और जो वो मेरे साथ मिलके करे, वो मुझे ज़्यादा मोटिवेट करता है, और उनके साथ मिलके काम करना शायद मेरे को, और यही हमारी कंट्री का प्लस पॉइंट है। आई फील कि हमको हार्नेस करना है स्टूडेंट्स का पोटेंशियल, तो उनको मैं मोटिवेट कर पाऊँगी तो एक शैलजा की जगह 50 शैलजा निकलेंगे, ऐसा मैं सोचती हूँ। वी होप सो मैम। तो स्टूडेंट से बात कर सकते हैं। तो आप सभी लोग मलेरिया पे ही काम कर रहे हैं? अच्छा, तो आप कहाँ से, क्या क्या बैकग्राउंड है? सारे दिल्ली से ही हैं या अलग अलग जगह से? अलग अलग जगह से भी हैं और दिल्ली से भी हैं यहाँ पे। अच्छा, जैसे आप मैं कहाँ से? दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, आप? मैं मध्य प्रदेश ग्वालियर से हूँ। दिल्ली, कोलकाता, झारखंड, राजस्थान, काफ़ी डाइवर्स। आई एम फ्रॉम दिल्ली ओनली। यूपी। तो आप लोग इतनी दूर दूर से यहाँ पे आए हैं पढ़ाई के लिए, और रिसेंटली 4-5 साल हो गए होंगे शायद सभी को, 2-3 साल, तो मतलब 2015 का के बाद का बैच है। ठीक है, तो आप इतने अलग अलग जगह से आए हैं, आपका क्या आइडिया था जेएनयू का? क्या वो मीट हो पा रहा है? यस, यहाँ ज़रूर लोग अलग अलग जगह से आए हैं, बट जो एक मोटिव है रिलेटेड टू द साइंस, वो सबका सेम है। तो यही चीज़ आई थिंक मुझे लगता है कि जेएनयू की तरफ बढ़ावा दे रही है इस चीज़ के लिए, क्योंकि जो एक मोटिव है साइंस को लेके वो क्लियर है। ऑल्दो वी आर फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट रीजन, डिफरेंट रिलीजन, बट द मोटिव इज़ साइंस, दैट इज़ कॉमन। सो ये चीज़ हमें जेएनयू की तरफ ला रही है, बिकॉज एक जेएनयू जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम स्टार्टिंग से भी हमेशा न्यूज़पेपर में और कहीं भी सुनते हैं कि जेएनयू ने ये पब्लिश किया, जेएनयू ने ये रिसर्च में अच्छा किया, तो वो चीज़ मोटिवेट करती है। एंड व्हेन यू हैव अ गुड ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री, देन डेफिनेटली उस जगह पे आप ज़रूर जाना चाहेंगे, क्योंकि आपका मोटिवेशन एस्पिरेशन हो जाता है। यस। तो ये जो रिसेंट इवेंट्स होते रहते हैं जेएनयू, जो सोशल साइंसेस की वजह से न्यूज़ में आता है, आपको लगता है कि जो आप लोग काम कर रहे हैं वो ज़्यादा बाहर नहीं आता है निकल के? कोई भी अगर बात करना चाहे। एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो ज़रूर पड़ता है उसका बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे जब मेरी भी एडमिशन हुई थी तो घर वालों को यही चिंता थी कि वहाँ पे तो ऐसे होते हैं, मतलब दंगे वंगे होते हैं। पर यहाँ आके एक्चुअली मुझे फ़ील हुआ कि साइंस में मतलब इतना काम है यहाँ पे, इतना एक्सपोजर है और इतनी अच्छी रिसर्च होती है, स्पेसिफिकली मैम के वजह से मतलब इतना मोटिवेशन फ़ील होता है हमें। तो आई थिंक कि लोगों को पता चलनी चाहिए कि सिर्फ जेएनयू का ये एंटी नेशनल वाला टैग नहीं लगना चाहिए। यहाँ पे बहुत काम है, मतलब अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल कर सकते हैं यहाँ पे। और किसी के पेरेंट्स ने भी बोला था? और हाँ, लाइक पेरेंट्स को ये था कि वहाँ पे तो हमेशा दंगे की ही खबर आती है न्यूज़ में, बट यहाँ आके देखा कि जितना स्टूडेंट्स वहाँ एक्टिव है पॉलिटिकली, उतना वो फोकस्ड है अपने करियर की तरफ भी, और एकेडमिकली वो बहुत फोकस्ड है। और जिस तरह से वो दिन में या रात में पॉलिटिक्स के लिए करते हैं, और रात में वो लाइब्रेरी भी हमारी पूरी भरी रहती है। हमने देखा सेंट्रल लाइब्रेरी रात रात भर भरी रहती है, सीट नहीं मिलती थे। जब मेरा एमएससी भी यहीं से है, और हम लोग जब पढ़ने जाते थे लाइब्रेरी में सीट नहीं मिलती थी, तो यही लगता था कि लोग पॉलिटिकली एक्टिव तो ज़रूर है, बट वो साइंस के प्रति भी या अपने करियर में जो भी है उनका फील्ड, उसके प्रति भी वो डेडिकेटेड है उतना ही। आपकी क्या एस्पिरेशंस? आप लोग भी मैम की तरह साइंटिस्ट ही बनना चाहते हैं? इसमें जब हम स्टार्टिंग में आते हैं यहाँ पे, जब आपका तो पीएचडी हो गया। आज मेरा पीएचडी हो गया है, एंड ओनली द क्रेडिट गोज़ टू द मैम,
बिकॉज एक साइंस में आगे परस्यू करने के लिए आपको एक गाइड और सुपरवाइज़र और एक ऐसा पर्सन ज़रूर चाहिए होता है जो आपको मोटिवेट करे ऑल द टाइम एंड वो थिंकिंग दे, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू फिनिश दिस थिंग आफ्टर इफ यू आर फिनिशिंग योर PhD, सो थिंग इज़ नॉट गोइंग टू बी स्टॉप हेयर, यू हैव टू फर्दर गो एंड टू बी अ साइंटिस्ट. तो एक आपको ऐसा लाइफ में क्या बोलेंगे पर्सन और एक गाइड चाहिए होता है जो आपको एक्चुअली मोटिवेट करके आपको सही ट्रैक पे लाए और आगे तक विजन दिखाए. तो वो मुझे लगता है कि यहाँ पे SCM में मेरे को जो मैं लैब में हूँ डॉक्टर शैलजा सिंह की लैब में, इन्होंने वो पूरा इनपुट दिया मेरे में जो एक PhD स्टूडेंट को आगे करियर तक मोटिवेट कर सकता है और एक अच्छा साइंटिस्ट बनाने के लिए जो पॉइंट्स होते हैं. अभी आप मलेरिया पे सब लोग काम कर रहे हैं, किसी का कोई और इंटरेस्ट है कि मैं इस पे काम करूं यहाँ इसके बाद, ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद? मलेरिया पे ही आगे कंटिन्यू करना है क्योंकि मलेरिया मान लीजिए 2030 में ख़त्म हो गया, उसके बाद क्या करेंगे? मतलब मुझे आगे इंटरेस्ट है कि जैसे मैं जिस प्रोटीन पे काम कर रही हूँ उसका डाइवर्स रोल है. तो उसको कैंसर में भी देखा गया कि काफ़ी ज़्यादा रोल है. तो इन फ्यूचर इंटरेस्ट मतलब आई कैन स्विच इफ़ मेरा इंटरेस्ट आया तो. और दूसरी चीज़ ये है कि जो मलेरिया है वो आगे परस्यू करना भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो डेथ रेट है वन ऑफ द टॉप 3 डिसीज़ में वो मलेरिया का हाईएस्ट है. सो पर ईयर इट इज़ अराउंड 247 मिलियन केसेस all over the world, right? And the death rate is 2 to 4 million per year. So it means 30-40 lakh per year. In every minute, one person die. Yes. Or after COVID, it impact a lot because the cases which were around 212 million, it is coming around 247. तो इसका क्या कारण है बढ़ने का? Yes. कोविड की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ें हॉल्ट पे पड़ गई. फॉर एग्जांपल इफ़ इन डेवलपिंग कंट्री सम कंट्री इज सेंडिंग द लाइक नेट बैड राइट मेडिसिन, सो इट ऑल हॉल्टेड ड्यूरिंग द कोविड. सो वो चीज़ ना पहुंचने की वजह से क्या हुआ कि मलेरिया केसेस राइज हो गए. एंड मलेरिया केसेस राइजेस होने के एक और रीज़न ये भी है कि जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है कंटिन्यूसली. सो टेम्परेचर जहाँ जहाँ राइज हो रहा है वहाँ वहाँ अगेन मलेरिया इज़ गोइंग टू बी स्प्रेड. तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इतनी जल्दी इरेडिकेट हो जाएगा. इरेडिकेट करना मुश्किल है इस चीज़ को, बट येस कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है. तो मलेरिया एक बहुत अच्छा फील्ड है इस वे में क्योंकि एक तो टॉप लिस्ट में आता है जो डेथ रेट बहुत ज़्यादा है. ठीक है, आफ्टर ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया दिस ऑल आर लाइक टॉप 3 लिस्टेड डिसीज. मैम तो शायद कोलैबोरेट भी करते हैं मैम आप तो दूसरी लैब्स के साथ, JNU में ही TB पे भी शायद कुछ हुआ था डॉक्टर आनंद रंगनाथन जी के साथ. So Anand and me, we both work on like an infectious disease. His interest was in tuberculosis and mine is in malaria. But we found a mutual interest in terms of the mechanism. जो ट्यूबरकुलोसिस में जैसे उन्होंने जो 2 प्रोटीन पे काम कर रहे थे कि दैट वाज अ टॉक्सिन एंटी टॉक्सिन पेयर, दैट एग्जैक्टली मैकेनिज्म वाज आल्सो वर्किंग फॉर मलेरिया इन्फेक्शन. So when we talked to each other and we shared our interest on science, then I thought ki it should be tested for malaria as well. And so his part was on tuberculosis and mine was on malaria, and we published together as a mechanism. And then after that we thought of that having a proper collaboration in terms of mechanism. So he is working more on the novel peptide for anti-infection के लिए जो वो बनाते हैं. So then I do in on malaria, leishmaniasis and also on लिशमैनिया पे भी अभी कुछ आपने काम किया था. yes. कुछ lab. So leishmania में as I said कि now we are पहले also तो ये बता दीजिए कि है क्या लिशमैनिया. सो लिशमैनिया आपने सुना होगा, इट इज़ अ डम फीवर या काला आजार. सो बेसिकली इट इज़ ऑल्सो बीन कॉज्ड बाय द पैरासाइट लिशमैनिया डोनावनी. वो हमारे इंडिया में प्रेवलेंट है और इसकी वजह से 2 तरीके का लिशमैनिया होता है. एक होता है स्किन में क्यूटेनियस लिशमैनियासिस जिससे लीजन्स बन जाते हैं, और एक होता है विसरल लिशमैनियासिस. आपने देखा होगा बच्चों का बेली काफ़ी बड़ा हो जाता है क्योंकि विसरल ऑर्गन्स में स्वेलिंग है, पैरासाइट का लोड ज़्यादा है, इससे भी डेथ होती है. विसरल लिशमैनियासिस काफ़ी डेथ कॉज करता है, और जो क्यूटेनियस लिशमैनियासिस है वो सोशल स्टिग्मा है, प्रॉब्लम करता है, वो अलग बात है.
सो हमने सोचा ये नेग्लेक्टेड डिजीज़ है। आपको पता होगा कि लिशमैनिया का आज तक अपने रिसर्च से कोई ड्रग नहीं आया, मतलब कि ये नेग्लेक्टेड है। सो हमारे कंट्री में नेग्लेक्टेड डिजीज़ की लिस्ट है। तो पहले मलेरिया भी नेग्लेक्टेड डिजीज़ में आता था, लेकिन हमने इतना रिसर्च किया उस पर और हमने बस कमर कस लिया कि इसको एलिमिनेट करना है, तो अभी ये मेन फोकस में आ गया। लेकिन लिशमैनियासिस अभी भी नेग्लेक्टेड डिजीज़ की लिस्ट में है। तो किसी और चीज़ पे अगर रिसर्च करते हैं तब इसमें निकल के आया निकल के आया वरना और फिर हम टेस्ट कर लेते हैं कि चलो ये मलेरिया पे भी है तो लिशमैनिया पे देख लें। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसको भी आगे बढ़ाएं। अभी लिशमैनियासिस पे रिसर्च काफ़ी कम हो गया इंडिया में। तो देन वी बोथ came together, we put up a project with DST, Department of Science and Technology, and we got that approval for that project, and we worked for a new drug development for leishmaniasis. So यही हमारा एक नया काम आया था कि जिसमें हमने नया ड्रग निकाला है जो ग्लाइकोसाइड है, और वो लिशमैनिया को काफ़ी एम्फोटेरेसिन जो कि नोन ड्रग है, जो कि फंगस से आया है, जो पहले एंटी फंगल था, अब लिशमैनियासिस के लिए वो यूज़ हुआ है, उससे भी अच्छा इफेक्टिव है। सो द रिसर्च वाज मोर फोकस्ड ऑन लिशमैनिया, बट वील बी कंटिन्यूइंग फॉर नेक्स्ट 3 years, एंड वी फील दैट वील बी एबल टू डू समथिंग आउट ऑफ आवर रिसर्च फॉर दैट ऑल्सो। चलिए मैम, आशा करते हैं कि सक्सेसफुल हो आपका और आप ऐसे ही अच्छा काम करते रहें। आप लोग भी आगे जाके इंस्पिरेशन लें मैम से और अच्छा काम करें, जेएनयू का नाम रोशन करें। ये तो एक लैब का है दिखाया है जो हमने, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि सभी लैब्स में, जो साइंस लैब्स हैं, उसमें ऐसा ही काम हो रहा होगा। आपको तो पता ही जी है। हाँ, मतलब मैं ओवरऑल हमारे पास 4 साइंस स्कूल है जेएनयू में। स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ लाइफ साइंस, हमारा है मॉलिकुलर मेडिसिन एंड इन्वायरमेंटल साइंस। उन चारों स्कूल के बारे में आई कैन से कि दे आर ऑल्सो वेरी मच मोटिवेटेड। लैब्स आर वर्किंग टूवर्ड्स स्पेशल कॉज, लाइक फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंटल साइंस में भी आपने देखा होगा काफ़ी अच्छे रिसर्च हो रहे हैं, और एसबीटी में बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड रिसर्च है, लाइफ साइंस। तो काफ़ी अच्छा मोटिवेशन है आजकल साइंस के प्रति, और मुझे लगता है कि जेएनयू वुड बी रियली वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट वेरी सून फॉर रिसर्च, आई एम सेइंग, फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। Like we rank for humanities, we rank for history, but we will, I feel that we should rank for the science as well, and that's what I feel it is possible. अच्छा, आप लोग जब बताते हैं कि जेएनयू में पढ़ रहे हैं अपने दोस्तों से, जो जिनको आइडिया नहीं है जेएनयू का, जो सिर्फ न्यूज़ में पढ़ते हैं, तो उनको कुछ कहना चाहेंगे कि जो जिस तरीके की वो बातें करते हैं सोशल मीडिया पे भी, अगर आपने डाल रखा है जेएनयू, अरे ये तो जेएनयू वाला है, तो वो उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? So actually we work in a collaboration, no? तो one friend from mine from the IGIB, तो जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था यहाँ तो दंगे ही होते रहते होंगे ना, आप वहाँ पे साइंस होती है नहीं होती। तो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि दंगे बेशक अगर आपको लगता है कि वो लोग वहाँ पे अपना 24 आवर्स दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस वी आर गिविंग 24 आवर्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड। सो या तो हमें ये मतलब चीज़ें उन लोगों को बोलनी पड़ती हैं तो वो समझ पाते हैं, बट अगर जितने ज़्यादा लोगों को ये समझ आ पाए उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। और इनका इंटरनेशनल भी कोलैबोरेशन है, जैसे मेडिसिन फॉर मलेरिया वेंचर के साथ, स्विट्ज़रलैंड के साथ गीता का कोलैबोरेशन है मेरे साथ। वो स्टूडेंट जो हैं उनको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था, 2 स्टूडेंटों को मिला है मेरे। वो एक तो उनकी पीएचडी हो गई, वो चली गई, और एक वो अभी यहाँ पर नहीं है। तो इनका कोलैबोरेशन वो क्या एग्जैक्टली? हाँ, सो आई थिंक वही बताएंगे। हाँ, आप बताइए। So this is MVMV, which is Medicine for Malaria Venture. This is organization from the Switzerland. So basically it's a non-profitable organization जो कि आपको एक नया प्लेटफॉर्म देती है। दे हैव अ ओपन सोर्स फॉर द ड्रग मॉलिक्यूल्स। सो इनकी कोलैबोरेशन अलग अलग स्टेट में, अलग अलग वर्ल्ड में है। तो व्हाट दे डू, दे डिस्ट्रीब्यूट देयर ड्रग मॉलिक्यूल्स which they have synthesized to the different labs to see how it is going to improve the the drug discovery part in the field of malaria, because we are facing the resistance, the current anti-malarial therapy which is artemisinin. So we are facing the resistance in this field.
सो जितनी ज़्यादा और जितनी जल्दी कोई ऐसा ड्रग मॉलिक्यूल हम उस पाइपलाइन में ले जाएं जहाँ पे हम फेसिस ट्रायल तक पहुँच पाएँ टू कॉम्बैट द रेजिस्टेंट पार्ट ऑफ दिस मलेरिया, तो वो बहुत अच्छा होगा. तो दिस प्लेटफॉर्म बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट मैनी ऑफ द ड्रग, मतलब दे कंटिन्यूसली सिंथेसाइज मैनी ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल्स, various research labs in the world. So yeah. ग्रेट. आई थिंक इतना फैंटास्टिक काम जो हो रहा है. G6PD जो है इनसे भी वो कौन सा? एक्चुअली मलेरिया के एलिमिनेशन प्रोग्राम में क्या होता है कि व्हेन यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द ड्रग रैंडमली, सो डिपेंड्स अपॉन द ह्यूमन बॉडी. लाइक आई कैन हैव एन एंजाइम कॉल्ड G6PD, उसकी एक डेफिशिएंसी है और आपने वो मुझे वो ड्रग दे दिया, सो आई विल रिएक्ट वेरी डिफरेंटली. तो हमें वो भी जानना पड़ेगा कि जो ह्यूमन को हम ड्रग दे रहे हैं वो क्या, उसमें वो स्टेटस कैसा है. एलिमिनेशन प्रोग्राम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट ये है कि आपको पहले एनालाइज करना होगा मास को आपके वेलबीइंग के लिए कि आप डायबिटिक तो नहीं हो, आप ये तो नहीं हो, क्योंकि हम रैंडम ड्रग दे रहे हैं, हम सबको दे रहे हैं ड्रग. टारगेटेड थेरेपी. हाँ, तो उस केस में इन्होंने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डॉक्टर सो बेसिकली मैं G6PD डेफिशिएंसी पे काम करती हूँ. व्हाट द G6PD डेफिशिएंसी इज़ एक्चुअली, जैसे कि जो गवर्नमेंट के प्लान्स होते हैं टू इरेडिकेट द मलेरिया, सो उसमें क्या होता है प्रिकॉशनरी बेसिस पे वो पूरे मास को, जैसे ड्रग है प्राइमाक्विन, वो पूरे मास को देता है. अगर हम उस मास को एनालाइज नहीं करेंगे, बिकॉज उस मास में एक्चुअली इफेक्टेड पीपल भी हैं जिनको मलेरिया हो रखा है और जिनको नहीं भी हो रखा है, बट एक डेफिशिएंसी, एक एंजाइम होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर G6PD. सो मॉलिकुलर मैकेनिज्म के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी अभी, बट एक्चुअली अगर G6PD डेफिशिएंट जो पर्सन है वो पूरी लाइफ विदाउट एनी क्लिनिकल सिम्टम रह सकता है. मतलब मे बी अ पर्सन इज़ अ G6PD डेफिशिएंट, बस उसे कोई क्लिनिकल सिम्टम नहीं होगा, तो उसे खुद को नहीं पता कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है. बट अगर उसे प्राइमाक्विन या कोई और ड्रग हो गया, जैसे कुछ और फूड्स भी होते हैं, नॉट जस्ट द प्राइमाक्विन, कुछ फूड्स भी होते हैं जैसे फावा बीन्स हुआ, उसने वो खा लिया या ड्रग ले लिया. अब गवर्नमेंट तो अच्छे के लिए कर रही थी कि मलेरिया नहीं हो या मलेरिया इरेडिकेट हो, बट चूंकि वो इंसान G6PD डेफिशिएंट था, उसके अंदर हीमोलाइसिस होगा एंड विच मे कॉज द डेथ ऑफ अ पर्सन टू. सो इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अ गवर्नमेंट और फॉर द मतलब जो इरेडिकेशन प्रोग्राम में इन्वॉल्व हैं टू एनालाइज द पॉपुलेशन कि उनके अंदर G6PD डेफिशिएंट कोई तो नहीं है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अबाउट दिस डिजीज़ कि ना तो इसका क्योर के लिए कुछ अभी तक कुछ मॉलिक्यूल है या कुछ ड्रग है, और ना ही इसको डायग्नोस करने के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म है अभी. सो इट्स अ वेरी अंडर स्टडीड एरिया. सो वन ऑफ आवर प्रोजेक्ट इज़ फोकसिंग ऑन टू डेवलप अ डायग्नोस्टिक किट फॉर द G6PD deficient people, and one of our project is focusing on to develop a drug molecule if we can increase the activity of a G6PD enzyme. तो इसमें कितना काम बचा है अभी, कितना काम हो चुका है? In our lab, हाँ जी, इसी टॉपिक पे. हाँ, मतलब कि हम लोग अभी एक्चुअली वी आर वर्किंग ऑन मे बी 50-60% work we have already done. So in terms of developing the kit also, and in terms of the developing a cure too. So maybe in next 2-3 years we will be able to put something into this field too, maybe. Well, hope for the best. Thank you so much. एक वैक्सीन वाला एरिया जी. So as we all know कि मलेरिया की कोई आपका नाम efficacious क्या है? अक्षय, अक्षय. या एंड आई एम इन 4th ईयर PhD. सो हमको पता है कि मलेरिया की कोई इफ़ेक्टिव वैक्सीन नहीं है. अभी एक वैक्सीन आई है बट उसकी भी एफिकेसी बहुत लो है, 75%. सो आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोटीन विच इज़ अ C2 डोमेन कंटेनिंग प्रोटीन. हम इसको पहली बार करेक्टराइज कर रहे हैं मलेरिया में. एंड जब हमने देखा कि जब हम इसके एंटीबॉडी डालते हैं पैरासाइट में, तो वो पैरासाइट के इन्वेजन को ब्लॉक करती है और बहुत अच्छे से ब्लॉक करती है, विच इज़ 80-90%. सो हम इस स्टडी को अभी पब्लिश भी करना चाह रहे हैं. So we can call it as a vaccine candidate, and it can help the मतलब in future as a vaccine candidate. तो कितने साल में हो सकता है, वहाँ तक पहुँच सकते हैं हम स्टेज पे कि अगर- वैक्सीन मतलब सबको लगने का, मास वैक्सीन का प्रोग्राम हम चला सकें 2 साल 3 साल?
वो तो बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है, बहुत क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा उसको वैलिडेट किया जाता है मल्टीपल, पहले माइस मॉडल में, देन उस प्राइमेट मॉडल में, देन ह्यूमन मॉडल में। बट हम फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं प्रपोज करने का, दैट्स ऑल्सो अ बिग थिंग आई गेस। वंडरफुल मैम, बहुत अच्छा लगा सबसे बात करके। एंड मुझे लगता है कि इन सबसे अलग से होगा कि कुछ 4-5 साल में ये लोग ऐसा काम करेंगे कि हम इनको इंडिविजुअली इंटरव्यू करेंगे। तो आप ऐसे ही काम करते रहें। विश यू द बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। और होप करते हैं कि JNU का जो ये इमेज है, जो अच्छा काम हो रहा है, वो भी बाहर लोगों तक जाए, थोड़ा परसेप्शन चेंज हो। हाँ, क्योंकि काफ़ी जो शोर शराबा है वही बाहर जाता है। मीडिया भी कोई आता नहीं यहाँ पे बात करने के लिए कि क्या आप काम कर रहे हैं। जो थोड़ी बहुत डिस्कवरी होती है मैम, वो शायद प्रेस रिलीज़ में ही उन्हीं को कन्वर्ट कर देते हैं आर्टिकल्स में। खैर JNU की इमेज को लेकर तो ऐसा है कि मतलब ऐसा लोगों को बाहर लगता है, मुझे नहीं पता कि क्यों सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को ही प्रोजेक्ट किया जाता है। बट मैं बेसिकली शिव नाज़र यूनिवर्सिटी से हूँ, मैम के साथ कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट में हूँ। तो मैं जब से यहाँ पर आया हूँ, इवन हमारी यूनिवर्सिटी में भी सारी फैसिलिटीज़ थे, बट यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि ठीक है कि हम ज़्यादा काम कैसे कर सकते हैं, एक अच्छा डायरेक्शन कैसे मिलता है, यहाँ की साइंटिफिक फ्रेटर्निटी, उनका माइंडसेट, वो सब कुछ इतना अच्छा है। नॉट तो वर्क एथिक भी काफ़ी अलग है। वर्क एथिक्स भी अलग हैं, क्योंकि लोग अपने आप में इतना मोटिवेटेड है कि वो खुद से ही काम करने आना चाहते हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि कोई डे हॉलीडे है या कोई जाना नहीं चाहता, बट लोग खुद से इतना मोटिवेटेड है कि वो आगे से आगे बढ़ के काम करना चाहते हैं। आई थिंक दिस विल इन लॉन्ग टर्म will benefit the country and I think these kind of positive things should be projected. डेफिनेटली। एक्चुअली बेसिकली जो मुझे लगता है, वाई ओनली पॉलिटिकल थिंग्स और या ये जो दंगे वगैरह हैं, ये ही क्यों बाहर आ रहे हैं, इसका एक मेजर रीज़न ये भी हो सकता है कि साइंस एंड टेक के स्टूडेंट्स ना मतलब मीडिया ओरिएंटेड नहीं होते हैं। वो थोड़ा सा बेंच वर्क या दे यूज टू स्टे अवे फ्रॉम दीज काइंड ऑफ थिंग्स। मे बी शायद ये भी एक रीज़न है कि जो हमारे इंस्टीट्यूट में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो बाहर नहीं आ पा रही हैं। और बट इनका आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ जब हम कहीं, इनफैक्ट हमारे खुद के फील्ड में जब हम कहीं बाहर बात करते हैं अपने दोस्तों से या किसी और अच्छे इंस्टीट्यूट के कैंडिडेट से, सो दे डू नॉट वांट टू अप्लाई इन द JNU। क्यों नहीं करना चाहते हैं? बिकॉज रिसेंटली आई केम अक्रॉस वन ऑफ माई फ्रेंड हु वाज लाइक अप्लाइंग फॉर द पोस्ट डॉक। आई एम ऑल्सो पोस्ट डॉक हेयर। सो मैंने बोला यार JNU के XYZ लैब में डालो। नहीं 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 नहीं, द आंसर वॉज नहीं 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 यार, यहाँ पे दंगे बहुत होते हैं। तो आई वॉज लाइक नहीं नहीं, यू कम हेयर एंड आई मैं तुम्हें घुमाती हूँ JNU। सो 2-3 दिन तक खूब घुमाया एंड द पर्सन वॉज लाइक यार द इमेज इज़ रियली बैड, आई मीन रॉन्ग एक्चुअली। मैंने कहा या ऑफ कोर्स। तो दिस इज़ द थिंग, बिकॉज मे बी शायद साइंस एंड टेक के स्टूडेंट्स बाहर मतलब मीडिया से थोड़ा दूर रहते हैं। This could be a reason why the positive image of JNU is not highlighting. It's not that कि positive चीज़ें हो नहीं रही हैं, it's just that कि वो highlight नहीं हो रही हैं। अभी हम वही बात कर रहे थे, बाहर सोशल साइंसेज के एक स्टूडेंट रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सालों से, तो यही बता रहे थे कि ऐसा सिचुएशन हो गया है कि आप लोग नेता बनने यहाँ पे आ रहे हैं। तो आप लोगों को तो नेता नहीं बनना है, आप लोगों को तो काम करना है, इसलिए आपको मीडिया से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है और मीडिया वही कवर करता है। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट है, बट हमारी एक छोटी सी कोशिश थी ये कि इससे कुछ हो तो बेहतर होगा। और आई थिंक परसेप्शन भी चेंज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप जिनसे बात कर रहे थे या सारे मेरे स्टूडेंट, इनके पास बहुत ऑप्शन थे। ऐसा नहीं है, दे आर ऑल रियली ब्रिलियंट स्टूडेंट, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, ऑल ऑफ आर हैविंग फेलोशिप्स, सो they can go anywhere, but then they have chosen this place. So that means we have some positivity around, otherwise how it is possible? तो जैसे कि नूतन है, वो शी इज़ द टॉपर ऑफ CSIR, जो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इंडिया लेवल की सेकंड रैंकर है। पोस्ट डॉक वो कहीं भी कर सकते थे, बट शी हैज़ चूजन दिस प्लेस। अक्षय हैं, राज हैं, गीता हैं, दे आर ऑलरेडी DU से साक्षी, ये जो हम मेरे सारे स्टूडेंट हैं, इनके पास बहुत ऑप्शंस थे। लेकिन ऑप्शन होने के बावजूद भी अच्छे इंस्टीट्यूट के ऑप्शन होते हुए भी इन्होंने यूनिवर्सिटी को चुना, क्योंकि रिसर्च ओरिएंटेड है। आप सोच सकते हैं कि क्यों नहीं NIA गए, क्यों नहीं ICGB गए। तो कई लोगों, किन्हीं बच्चों को तो वहाँ भी ऑफ़र मिला, बट देन दे हैव चूजन हियर, क्योंकि शायद उनको लगता है कि यहाँ पर वो ज़्यादा फ्रीडम से
फोकस होके भी रिसर्च कर सकते हैं और फैसिलिटी उतनी ही है। तो मुझे लगता है कैंपस कि भी काफ़ी अच्छा है, कैंपस भी अच्छा है, कैंपस लाइफ अच्छी है। थोड़ा टेम्परेचर का भी फ़र्क है मैम। हाँ, 1-2 डिग्री फर्क है। डाउन रहता है और दे आर देयर इन देयर ओन वर्ल्ड। साइंटिस्ट को यही होना चाहिए, दे आर जस्ट इन देयर ओन वर्ल्ड, थिंकिंग, वर्किंग, सच अ हैप्पीनेस अराउंड, इज जस्ट डू इट। चलो बहुत कमेंट्स आने वाले हैं जेएनयू एजेंट के। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन। तो हमारा जेएनयू का टूर कंप्लीट हो चुका है। प्रियंक भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका घुमाने के लिए, जेएनयू में अच्छे लोगों से बात कराने के लिए। तो अभी आपका क्या कंक्लूजन है? क्या हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, मुझे तो लगता है कि सफल हुआ, लेकिन आपको क्या लगता है? क्या आपका भी साइंस डिपार्टमेंट में, आप कह रहे थे पहली बार आए हैं आप इसमें SCMM मोलिकुलर मेडिसिन वाले में, तो टोटल क्या सोचते हैं? एक्चुअली साइंस डिपार्टमेंट में जब भी जाता हूँ मुझे अपने पूर्व जन्म की याद आ जाती है, क्योंकि पहले मैंने भी साइंस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। बट मैं यहाँ आया था जेएनयू में कुछ विचारों को लेके, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसे, मतलब यहाँ पे मैंने काफ़ी समय बिता लिया है, काफ़ी अपने जैसे लोग मिले हैं यहाँ पे। तो जैसे आज आपका संवाद हुआ काफ़ी लोगों से और काफ़ी डिफरेंट लोग थे, इससे मतलब मेरे दिमाग में तो वही आइडिया उभरता है जिसको लेके मैं आया था, कि कोई अगर यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी को किस तरीके से सोचना चाहिए, कि उसका मतलब प्लेस क्या है सोसाइटी में, यूनिवर्सिटी किस काम के लिए बनी है। पहला तो हमें ये देखना चाहिए कि यूनिवर्सिटी के अंदर, जैसा आपने महसूस किया होगा, आज डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा। ये डाइवर्सिटी फिज़िकल है, कल्चरल है, इंटेलेक्चुअल है, इवन मतलब डिसिप्लिन वाली डाइवर्सिटी है कि साइंस वाले लोग भी साथ में हैं और सोशल साइंस भी यहीं पे है। तो यूनिवर्सिटी एज ए प्लेस ऑफ डाइवर्सिटी जिसके अंदर नए तरह के डायलॉग इमर्ज कर सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद यूनिवर्सिटी में स्पेशली एक आइडिएशनल रोल जो है, ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे आज के ये जो संवाद हुआ हमारा इतने लोगों से, मुझे ये दोबारा से मतलब उभर के मेरे दिमाग में आया कि यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनसे हम मिले, वो यहाँ पे कुछ मतलब दंगा फसाद करने नहीं आए थे। दे केम हियर बिकॉज दे वर एनिमेटेड एंड मोटिवेटेड बाई ए सेट ऑफ आइडियाज़, एंड दे केम हेयर टू सीक रिजोल्यूशन। तो कोई भी अगर एक गतिशील समाज है, जड़ नहीं हुआ है अभी, उसके अंदर मतलब क्रिया शक्ति है, इच्छा शक्ति है, उसके अंदर नेचुरली नए आइडियाज़ आते हैं, पुराने आइडियाज़ आते हैं और हलचल होती है कुछ। वो हलचल कहाँ रिजॉल्व होगी? हमारे यहाँ नेचुरली ऐसा देखने को मिलता है, काफ़ी लोग ऐसा समझते हैं कि राजनीति ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सारा जो रिजोल्यूशन सीख किया जाता है, कि सब तरह के जो मतलब डिबेट्स हैं वो सब पॉलिटिक्स में फुलफ़िल होंगे। बट पॉलिटिक्स एक्चुअली सुपरफिशियल है एक लेवल पे, पॉलिटिक्स में डेप्थ की कमी है, क्योंकि जो राजनेता है उसका जो मोटिवेशन है वो सेम नहीं है जैसा एकेडमिया में होता है। एकेडमिया में आप अपने आइडिया को एक चरम सीमा तक ले जा सकते हैं, उसकी पूरी पॉसिबिलिटी जो है वो खोल सकते हैं, अच्छे से खोल के सर्जिकल एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसके लिए एकेडमिया बहुत ज़रूरी है कि डिफरेंट आइडियाज़ साथ में आएँ, एंड पीपल हु आर मूव्ड बाय दोज आइडियाज़ दे कम टुगेदर, दे थिंक अबाउट देम टुगेदर एंड दे ट्राई टू सीक रिजोल्यूशंस। अब इंडिया मतलब हम सभी लोग जानते हैं कि बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड में है, तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड में एकेडमिया का रोल क्या हो, ये एक क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसके बारे में कम लोग सोचते हैं। बट जैसे आज का ये जो संवाद हुआ, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा इस तरीके से है कि इट कैन बी एन इन्विटेशन टू थिंक अबाउट आवर यूनिवर्सिटीज़, आवर हायर एजुकेशन और इवन सोशल साइंस, टू थिंक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन ए वेरी न्यू एंड क्रिएटिव वे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि जैसे आप आए तो आपने ये स्पेस को मतलब नए तरीके से महसूस किया होगा, नए लोगों से बातचीत की। तो ऑल ऑफ दिस इज़ लाइक एन इन्विटेशन टू थिंक इन न्यू वेज़ अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। जैसा हमारी एक बातचीत में उभर के आया भी था कि सोशल साइंस का क्या रोल रहेगा, यूनिवर्सिटी का क्या रोल रहेगा इंडिया के लिए, तो इसका इंडिया के लिए यही रोल रहेगा कि बहुत सारे नए आइडियाज़ प्रोड्यूस हों, और जो पुराने आइडियाज़ हैं उनका रिजोल्यूशन सीखो। बहुत सारी प्रॉब्लम्स मतलब ऐसे ही सुलझाई जा सकती हैं। वो पॉलिटिक्स का एक इनेबलिंग रोल हो सकता है, बट अल्टीमेटली एक रोल जो एकेडमिया का है उसको भूलना नहीं चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है उसके लिए दोनों तरफ से प्रयास होना चाहिए, समाज को कोशिश करनी चाहिए रीच आउट करने की, और यूनिवर्सिटीज़ जो ये खुद स्पेसेस हैं, जो भी आइलैंड्स बने हुए हैं, द्वीप बने हुए हैं, उनको भी रीच आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। वो जो ब्रिजिंग एक्टिविटी है बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो शायद इसी तरीके से हो सकती है जैसा आज आपने किया है। आप यहाँ आए हैं, आपने कुछ नई बातें की हैं, नई बातें सुनी हैं। मुझे लगता है इसी तरीके से ये संवाद की श्रृंखला जो है, इन्हीं श्रृंखलाओं से ये बात आगे जा पाएगी। आशा तो यही है कि जो रेजोल्यूशन हैं वो हों एकेडमिया के थ्रू, और एक वाइब्रेंट स्पेस क्रिएट हो,
जेएनयू में भी काफ़ी लोगों का परसेप्शन जो रहा है वो भी थोड़ा आशा करते हैं कि बदलेगा, कि यहाँ पे भी अच्छा काम हो रहा है, सिर्फ लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, काफ़ी अच्छे लोग हैं जो काम करते रहते हैं। तो जो भी जेएनयू से है उसको आप ऐसे दरकिनार ना करें कि ये जेएनयू से है, ये जेएनयू वाला है, तो शायद अच्छा रहेगा। उसको समझने की कोशिश करें, उसका पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी अच्छे लोगों से आपको भी मिलने का मौका मिलेगा। और यही एक हमारा भी प्रयास था कि दूसरी जो साइड है जेएनयू की, द गुड साइड, वो भी लोगों के सामने आए। तो बताइएगा कैसा प्रयास हमारा सफल हुआ या नहीं, वो तो लोग बताएंगे कमेंट्स में। तो आशा करते हैं कि आप ऐसे ही वाद को देखते रहें। ये एक नया प्रयास था, दूसरे तरीके का संवाद था, स्टूडियो से बाहर निकल के ग्राउंड पे जाके लोगों से बात करना, छात्रों से, टीचर से, प्रोफेसर से, और उनके स्टूडेंट्स कितना अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा साइंस डिपार्टमेंट में जो काम हो रहा है। प्रोफेसर आनंद रंगनाथन जी ने डॉक्टर सैलजा जो बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट हैं उनके काम के उनसे कनेक्ट करवाया। प्रोफेसर आनंद अभी है नहीं यहाँ पे, वरना हम उनसे भी बात करते, उनकी लैब में भी जाते, उनसे भी समझने का प्रयास करते कि वो टीबी पे कितना अच्छा रिसर्च कर रहे हैं। और ऐसे ही बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। सोशल साइंसेज में भी अच्छे प्रोफेसर्स हैं जिनसे हम आज मिल नहीं पाए क्योंकि आज संडे भी है। लेकिन ये पहला ही संवाद है, ऐसा होता रहेगा। किसी और यूनिवर्सिटी में भी जाने का प्रयास करेंगे। जो यूथ है आज का, उसका एस्पिरेशन क्या है वो भी एक समझना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है नहीं जहाँ पे यूथ की ज़्यादा एस्पिरेशंस जो कोई पूछ रहा हो। तो ऐसा आशा है कि जो नेता हैं या पॉलिटिक्स में जो लोग हैं वो भी इस एस्पेक्ट को समझे, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड तो ठीक है, तो आपकी वोट्स के लिए भी अच्छा है कि आप उनको समझें कि लोग क्या चाहते हैं, अगली जनरेशन जो है वो कैसे सोचती है। तो सबके लिए फ़ायदा होगा अगर हम ये देखने का प्रयास कर सकें। तो चलिए, इस तो हम ऐसे ही श्रृंखला जारी रखेंगे। अगला तो स्टूडियो में ही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंक भाई। थैंक यू।